हेलो सर। हॅलो, गुड मॉर्निंग. आय गेस बाकीचे लोक जॉईन करत नाहीयेत अजून. मे बी रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करत असतील. ओके, हाऊ इज गोइंग ऑन युअर प्रॅक्टिस? हॅलो, आहेत सगळे कॉलमध्ये? हॅलो, आवाज येतोय माझा सगळ्यांना? यस सर. ओके. ओके, यश रजिस्टर कधी केलं होतं? मेल नाही आला म्हणजे रजिस्टर कधी केलं होतं? ऍडमिशन काल फॉर्म कधी केलं फिल सर. केलं? काल का? नाही, परवाला केलं. ओके, आपलं सेशन झाल्यानंतर केलं होतं का? हो. ओके ओके, मग सेशन झाल्यानंतर मग तो नसेल आलेला मेल, कारण आपलं रेकॉर्डिंग, आपलं सेशन झाल्यानंतर लगेच एक 5-10 मिनिटानंतर मेल शूट होतो, त्याच्यानंतर मग परत मेल जात नाही. ओके, मग ते आजच्या मेलला येईल. ओके, आणि आज नाही आला तर मग बघू आपण काय झालं. ठीक आहे, शक्यतो येतोच मेल. ठीक आहे. ओके, काही इश्यू आहे तुम्हाला? काही प्रश्न? एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन? ओके, आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन. हम आज
कुछ लिनक्स के जो बचे हुए कमांड्स है वो कमांड्स देखते हैं, एंड एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करके वेब सर्वर जो है, वेब सर्वर कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो हम देखते हैं बेसिकली। जो भी वेब सर्वर है, जैसे कि nginx सर्वर है, तो nginx सर्वर हमारे लिनक्स इंस्टेंस में मशीन में कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखते हैं, उसको कॉन्फ़िगर कैसे करना है वो पार्ट हम देखते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो हमारा जो EC2 इंस्टेंस है, EC2 इंस्टेंस को हम कनेक्ट करके EC2 इंस्टेंस में वेब सर्वर हम कॉन्फ़िगर करते हैं। Just log in into the console, AWS console. ओके, हम पहले चेक करते हैं हमारा इंस्टेंस रनिंग है या नहीं है। ओके, इफ इट इज नॉट रनिंग देन हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते। तो EC2 इंस्टेंस को हम शुरू करते हैं, और इस इंस्टेंस को हम पुट्टी के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो मैं पुट्टी भी शुरू करता हूँ मेरे लोकल मशीन में। ये अपना फुल स्टैक डेवऑप्स ये इंस्टेंस है, इसको लोड करते हैं, एंड देन जस्ट चेक जो भी इंस्टेंस है उस इंस्टेंस का IP एड्रेस सेम है कि नहीं है। ओके, बिकॉज अगर हमारा इंस्टेंस रीस्टार्ट हो चुका है तो उसका IP एड्रेस चेंज हो जाता है। Okay, so this is the IP address of our instance. Okay, तो इंस्टेंस शायद हमने बंद नहीं किया था इसलिए सेम IP एड्रेस है। ओके, वी विल जस्ट कनेक्ट दिस इंस्टेंस। ओके, तो अभी इस उबंटू मशीन में जो भी हमको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है वो तो हमको पता चल गया कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। बट अभी वो जो एप्लीकेशन होता है उस इस एप्लीकेशन में AWS के थ्रू, AWS इंस्टेंस के अंदर हमने nginx जो सर्वर इंस्टॉल किया है, इस nginx सर्वर में जो भी वेब एप्लीकेशन होते हैं या फिर वेबसाइट हमको अगर पोस्ट करना है तो वो किस तरह से किया जाता है वो एग्जांपल आज हम देखेंगे एंड टू एंड। और nginx का थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज करना है उस बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि हमारा nginx सर्वर इसमें इंस्टॉल है कि नहीं है। ओके, इसके लिए हम ये कर सकते हैं sudo service nginx status। इससे हमको ये पता चल जाता है कि हमारा जो nginx सर्वर इंस्टॉल है कि नहीं है। अगर इंस्टॉल है तो उसका क्या स्टेटस है। ओके, दोनों चीजें हम चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ sudo service nginx status। ओके, तो अपना nginx सर्वर इसमें रनिंग है। उबंटू मशीन में जब भी हम nginx सर्वर इंस्टॉल करते हैं तो जो वेबसाइट का जो रूट फोल्डर होता है वो रूट फोल्डर होता है cd var www। दिस इज द रूट फोल्डर। ठीक है, तो इस var www फोल्डर के अंदर एक HTML फोल्डर होता है। इस HTML फोल्डर में हम दिस HTML फोल्डर इज रूट फोल्डर। ये जो फोल्डर है इस फोल्डर में जो भी हम एप्लीकेशन या फिर जो भी फाइल्स हम रखेंगे वो nginx सर्वर के थ्रू हमको सर्व हो जाएगा। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट जो एक HTML होता है index.nginx debian.html, ये जो index.html पेज है ये पेज हमको दिख जाता है। ओके, जैसे कि हमने अभी देखा ये जो हमारा IP एड्रेस है, ये IP एड्रेस जब हम ब्राउजर में हिट करते हैं तो क्या है हमको एक डिफॉल्ट पेज खुल जाता है, राइट। ये वेलकम टू nginx। तो ये जो डिफॉल्ट पेज है ये डिफॉल्ट पेज हमको कहाँ पे मिलता है। सो ये स्लैश var स्लैश www/html, दिस इज द रूट फोल्डर। इस रूट फोल्डर में जो भी फाइल्स रहेंगे वो हमको दिख जाते हैं जब हम ब्राउजर को हिट करते हैं, राइट। तो अभी यहाँ पे index.html ये फाइल है, ये फाइल वहां पे दिख रही है। तो अभी हम इस फाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर जो भी हमारा वेबसाइट रहेगा, वेबसाइट हम इस
लोकेशन पे अगर हम वेबसाइट के पूरे फाइल्स और फोल्डर हम अपलोड करेंगे तो हमारा वेबसाइट जो है वेबसाइट दिख जाएगा। तो अभी लोकल में एक वेबसाइट हम होस्ट कैसे करते हैं उसका एग्जांपल देखेंगे। तो कोई भी एक गूगल पे जाओ और वेबसाइट टेम्पलेट डाउनलोड ऐसा करते हैं, फ्री डाउनलोड करो कोई भी टेम्पलेट। जो टेम्पलेट आपको पसंद आता है वो टेम्पलेट आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड, तो इसका एक हमको जिप फाइल मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम इस जिप फाइल को अनजिप करते हैं और ये जो वेबसाइट है वेबसाइट किस तरह से चलता है इसको हम देखेंगे। इसमें जो कोड होता है उसको हमको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है, ये कोड जो डेवलप करने का काम रहेगा डेवलपर का रहेगा। बट जब भी स्टैटिक वेबसाइट रहेगा तो इस तरह से हमको फोल्डर स्ट्रक्चर मिल जाता है। ओके, देखो ये फोल्डर है रिलेट HTML। इसके अंदर जो है देखो ये सारे फाइल्स और फोल्डर्स होते हैं। बाय डिफॉल्ट जो भी होम पेज रहता है होम पेज का जो फाइल रहता है दैट इज index.html, और बाकी जो भी पेजेस रहेंगे वो पेजेस यहाँ पे हमको मिल जाते हैं। तो जो वेबसाइट है वेबसाइट में इस तरह से हमको फोल्डर मिल जाता है। अभी ये जो डेवलपमेंट का काम है वो डेवलपर हमको करके हमको ये ऐसे स्टैटिक HTML जो है हमको क्रिएट कर सकते हैं। अभी इस HTML को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ओके, इसको एडिट करके कंटेंट जो चेंज करना है दैट वी कैन चेंज। ओके, तो ये हो गया हमारा बेसिक वेबसाइट। तो अभी इस वेबसाइट को हम खोलते हैं, डबल क्लिक करके ओपन करो तो आपको मिल जाएगा। देखो ये इस तरह से जो वेबसाइट है ये वेबसाइट बेसिक वेबसाइट है। अभी इसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट हम ऐसे ही कंसीडर करेंगे कि ये अपना वेबसाइट है, इस वेबसाइट को हमको होस्ट करना है। ओके, कंटेंट जो है वो चेंज भी कर सकते हैं बट वो डेवलपर का काम रहेगा। अभी के लिए जो भी हमारा वेबसाइट है ये वेबसाइट एज इट इज हम पोस्ट करेंगे। अभी ये जो फाइल्स है ये फाइल्स हमारे लोकल मशीन में है, और लोकल मशीन के फाइल्स और फोल्डर को अगर हमको रिमोट मशीन में अगर ट्रांसफर करना है तो इसके लिए हमको फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लगेगा। ओके, FTP प्रोटोकॉल के जरिए से हम ये फाइल जो है हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई टूल्स है हमारे पास, वो टूल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दो टूल है, मैं दो तीन टूल है वो मैं बताऊंगा। उसमें एक है बिटवाइज SSH क्लाइंट। ये है, यहाँ से ये बिटवाइज कर सकते हैं। उसके बाद और एक है पिन SCP, ये भी फाइल ट्रांसफर करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। और तीसरा एक है फाइलजिला। ये तीनों टूल हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो है अभी मैं आपको फाइलजिला और बिटवाइज SSH क्लाइंट ये दोनों का मैं एग्जांपल दूंगा। विन एसीपी का आप आपके एंड से ट्राई करो। मैं इसका लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ओके, डाउनलोड का लिंक बिटवाइज SSH क्लाइंट और फाइलजिला। ओके, फाइलजिला को हम डाउनलोड करते हैं। और बिटवाइज SSH क्लाइंट का इंस्टॉलर इसको भी हमको डाउनलोड करना होगा। ओके, ये दोनों डाउनलोड हो चुके हैं। इसको हम फोल्डर, इसका जो फोल्डर है फोल्डर ओपन करते हैं। ओके, सो देखो यहाँ पे बिटवाइज SSH क्लाइंट inst.ext ऐसा एक फाइल मिल जाएगा। इसको हमको रन करना है। और दूसरा जो है फाइलजिला, ओके इसको हमको रन करना है। तो अभी हम ये बिटवाइज SSH क्लाइंट जो है इसको हम रन करते हैं, इसको इंस्टॉल करते हैं फर्स्ट। यहाँ पे एडमिन राइट के लिए यस नो पूछेगा, यस कर दो। एंड देन यहाँ पे एग्री करके हमको रिप्लेस, अभी ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए यहाँ पे रिप्लेस का ऑप्शन आ रहा है मुझे, बट आपको यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सो इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करेंगे तो इंस्टॉल हो जाएगा।
कि इस तरह से ये बिटवाइज एसएसएच क्लाइंट जो है इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो है कि ऑलरेडी मैंने जो लास्ट कनेक्शन इस्टेब्लिश किया था उसका प्रोफाइल मुझे दिख रहा है, तो इसका प्रोफाइल हम क्लोज कर देते हैं। ओके, तो आपको इस तरह से ब्लैंक विंडो जो है यहाँ पे खुल जाएगा। ओके, यहाँ पे जैसे हमने पुट्टी से कनेक्ट किया था वहां पे भी हमको होस्ट नेम और पोर्ट नंबर में ऐड करना था, हमने ऐड किया था और कनेक्ट किया था। सिमिलरली ये बिटवाइज एसएसएच क्लाइंट के थ्रू भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक नया प्रोफाइल क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू प्रोफाइल। तो इसके क्रेडेंशियल्स हम सेव करके रख सकते हैं, इसीलिए हम न्यू प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी ये मैं डाउनलोड्स में एक प्रोफाइल क्रिएट करता हूँ, डेवऑप्स EC2। ओके, ये दिस इज फॉर आवर रेफरेंस। ये फाइल हम जहां पे भी रखेंगे तो पूरा कनेक्शन का इंफॉर्मेशन वहां पे होता है। ओके, तो ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। उसके बाद पोर्ट नंबर हमको यहाँ पे ऐड करना होगा, दैट इज 22। उसके बाद यूजर नेम, जो भी यूजर नेम रहेगा हमारे मशीन का, वो यूजर नेम ऐड करना होगा। हमारा यूजर नेम उबंटू है। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑथेंटिकेशन के लिए हमको एसएसएच की ऐड करना होगा। ओके, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कुछ मेथड्स होते हैं, पासवर्ड से कनेक्ट कर सकते हैं, पब्लिक की से कनेक्ट कर सकते हैं, ये अलग अलग ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पब्लिक की। तो यहाँ पर कोई भी अभी क्लाइंट की जो है अवेलेबल नहीं है, तो ये की हमको इंपोर्ट करना होगा। उसके लिए क्लाइंट की मैनेजर ये ऑप्शन है। ओके, क्लिक ऑन द क्लाइंट की मैनेजर और यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन है। ओके, इंपोर्ट करना होगा हमको। और जो भी हमारा एसएसएच की रहेगा, ओके, पीपीके जो हमने डाउनलोड किया था वो पीपीके हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये देखो, ये फुल स्टैक डेवऑप्स की डॉट पीपीके ये फाइल हमने जो क्रिएट किया था। ओके, जब हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था दैट टाइम ये पीपीके फाइल हमारा बना था। तो ये पीपीके फाइल हम सिलेक्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। ओके, क्लिक ऑन इंपोर्ट। तो ये की इंपोर्ट हो जाएगा। देन इस विंडो को हम क्लोज कर सकते हैं, इंपोर्ट हो चुका है। अभी ये जो क्लाइंट की है, इस क्लाइंट की में हमारा ये प्रोफाइल 1, ओके, जो हमने प्रोफाइल बनाया उस प्रोफाइल 1 ये हमको मिल जाएगा। दिस इज द की। ओके, तो ये की से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये की सिलेक्ट करने के बाद ये इस प्रोफाइल को अगर हम सेव करके रखेंगे तो ये पूरी इंफॉर्मेशन सेव हो जाती है। उसके बाद दोबारा जब भी हमको कनेक्शन स्टेब्लिश करना है तब हम डायरेक्टली कनेक्शन स्टेब्लिश कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन हमको फिर से ऐड करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, क्लिक ऑन लॉगिन। इसके बाद ये एक प्राइवेट की पब्लिक की एक्सचेंज करके इसका फिंगरप्रिंट क्रिएट होता है, तो इसको एक्सेप्टेंस सेव करना होगा। तो इस तरह से हमारा EC2 इंस्टेंस का कनेक्शन स्टैब्लिश हो चुका है। अभी ये जो बिटवाइज एसएसएच क्लाइंट है, इसके दो बेनिफिट है। तो इसमें हमको अलग से पुट्टी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमको शेल टर्मिनल भी मिल जाता है, डायरेक्टली हम यहाँ पे टर्मिनल भी ओपन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो FTP क्लाइंट है, FTP क्लाइंट भी हमको यहाँ पे मिल जाता है। तो बिटवाइज दोनों क्लाइंट का काम करता है, एक तो FTP क्लाइंट का भी काम करेगा और दूसरा SSH क्लाइंट का भी काम करेगा। ओके, इसलिए इसको बिटवाइज SSH क्लाइंट बोलते हैं और ये हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो देखो अभी हमने ये FTP क्लाइंट खोला। इसमें क्या होता है, इसमें हमको दो ये लोकल जो है, लेफ्ट हैंड साइड में हमको लोकल के फोल्डर्स मिल जाएंगे, ये पूरा हमारा पीसी का फोल्डर स्ट्रक्चर है। और राइट हैंड साइड में जो हमको दिखता है ये हमारा पूरा उस EC2 इंस्टेंस का फोल्डर स्ट्रक्चर है। EC2 इंस्टेंस में जो जो फाइल्स और फोल्डर्स रहेंगे ये हम यहाँ से देख सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो अभी देखो यहाँ पे हम होम होम मीन्स ये करंट जिस यूजर ने लॉगिन किया है उसका होम फोल्डर रहेगा। ओके, वो कहाँ पे है, होम उबंटू, ये हमने उबंटू में देखा था। तो अभी हम इसको रूट में जाते हैं फर्स्ट। उसके बाद यहाँ पे एक var फोल्डर होता है। ओके, दिस इज अ var फोल्डर। उसके बाद यहाँ पे www फोल्डर है, ये अपना nginx का फोल्डर है। nginx के फोल्डर के अंदर हम जा सकते हैं। तो दिस इज द HTML। इस HTML फोल्डर में जो भी हम वेबसाइट अपलोड करेंगे तो क्या होगा, हमारा वेबसाइट वहां पे होस्ट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट एक दिक्कत आ जाती है, पहले तो हम ट्राई करते हैं कि यहाँ पे हम फोल्डर अपलोड कर सकते हैं क्या, एंड देन वो दिक्कत हम रिजॉल्व करते हैं। ओके, देखो जैसे कि अभी हमारा जो डाउनलोड्स वाला फोल्डर है, ये डाउनलोड्स वाला फोल्डर और इसके अंदर ये जो अपना हीलेट फ्री वेबसाइट टेम्पलेट है, ये फोल्डर हमको ओपन करना है, राइट।
तो ये फोल्डर का पाथ हम यहाँ से कॉपी कर लेते। जैसे ही आपका ये फोल्डर खुल जाएगा, जस्ट ऊपर एड्रेस बार के ऊपर क्लिक करो, सब सिलेक्ट हो जाएगा, इसको कॉपी करो। ये कॉपी होने के बाद यहाँ पे जो एड्रेस बार है, इस एड्रेस बार का एग्जिस्टिंग पाथ निकाल दो और जो हमने कॉपी किया है वो पाथ यहाँ पे ऐड कर दो। तो ये जो भी फोल्डर रहेगा, ये लोकल फोल्डर हमारा खुल जाएगा। अभी इस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ रहेगा ये हम ड्रैग ड्रॉप कर सकते, या तो फिर इसको सिलेक्ट करके हम अपलोड क्यों कर सकते। उससे क्या होगा कि जो भी लोकल मशीन में हमारे जो भी फाइल्स फोल्डर्स रहेंगे वो रिमोट के उस फोल्डर लोकेशन में चले जाएंगे। ओके, कौन से लोकेशन में? var www/html, ये अपना फोल्डर है, यहाँ से यहाँ पे चले जाएंगे। तो अभी जो इनिशियल जो इंडेक्स जो फाइल है उसको हम डिलीट कर देते हैं, बिकॉज उसकी हमको जरूरत नहीं है। ओके, क्लिक ऑन यस। तो क्या होगा, यहाँ पे देखो परमिशन डिनाई का एरर आ रहा है। ये एरर इसलिए आता है बिकॉज ये जो यूजर है, दिस यूजर इज उबुंटू यूजर, और ये जो फोल्डर बना हुआ है, ये इस फोल्डर का उबुंटू यूजर को कोई एक्सेस नहीं है। ये एक्सेस हम चेक करने के लिए हमारे पास कमांड है, वो कमांड चेक कर सकते हैं। ओके, ये अपना होम फोल्डर है, cd var www/html, ये हमारा फोल्डर हो गया। इस फोल्डर को हम एल करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो फोल्डर है, ये फोल्डर किसने बनाया हुआ है? रूट यूजर ने बनाया हुआ है। सो यूजर नेम इज रूट और यूजर ग्रुप जो है वो भी रूट है। और जो परमिशन है सिर्फ उसी यूजर का पूरा फुल परमिशन है। बाकी उस यूजर ग्रुप में जो भी यूजर रहेगा उसको रीड का परमिशन है, और पब्लिक यूजर को भी रीड का परमिशन है। तो अभी हमको दो चीजें करनी होगी। एक तो क्या कर सकते हैं कि इसका जो ओनर है, ओनर ही चेंज कर सकते हैं, या तो फिर उसको अदर यूजर को परमिशन दे सकते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि ये जो HTML फोल्डर है, इस HTML का ओनर ही हम चेंज करते हैं। ओनर चेंज करने के लिए हमारे पास ऑप्शन है sudo chown, मीन्स इसका चेंज ओनर के लिए chown, ये कमांड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद कौन सा यूजर चेंज करना है, यूजर ग्रुप कौन सा चेंज करना है, दैट वी कैन पुट। तो हमको उबुंटू यूजर को परमिशन देना है, उबुंटू, और ग्रुप भी हम चेंज करते हैं उबुंटू। और कौन सा फोल्डर चाहिए, वो फोल्डर का पाथ हमको देना होगा, दैट इज HTML फोल्डर पूरा हमको परमिशन चेंज कर देंगे। तो अभी देखो, जब हम LL करते हैं तो आपको ये मिल जाएगा कि उबुंटू यूजर को, ये जो HTML फोल्डर है, ये HTML फोल्डर का ओनर हमने चेंज कर दिया। अभी हो गया हमारा उबुंटू यूजर, पहले रूट था, अभी हमने उबुंटू कर दिया। तो अभी हम FTP में जा सकते हैं, और FTP में जाने के बाद हम अभी ये फाइल डिलीट करने का कोशिश करते हैं। ओके, तो अभी हो चुका, क्योंकि पहले ये जो फोल्डर था, इस फोल्डर का ओनर जो था वो रूट यूजर था, मीन सुपर एडमिन था। बट अभी हमने क्या कर दिया, उस यूजर का ओनर ही चेंज कर दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि उबुंटू यूजर से हमने लॉगिन किया है, और उबुंटू यूजर से हम इसको डिलीट कर रहे हैं, तो डिलीट हो जाएगा, या फिर मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। ओके, तो जो भी फोल्डर रहेगा, इस फोल्डर का परमिशन हमको चेंज करना होगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। उसी के बाद हम उस फोल्डर के अंदर जो भी कुछ फाइल्स रहेंगे वो मैनेज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, वो सारी चीजें कर सकते हैं, बिकॉज रीड और राइट का एक्सेस हमने उसमें ऐड कर दिया है। तो अभी हमारे लोकल मशीन में जो हमारा वेबसाइट का फोल्डर है, वो पूरा फोल्डर हम सिलेक्ट करते हैं। एक तो हम पहले हम एक फाइल सिलेक्ट करते हैं, जो सिलेक्ट करेंगे उसके ऊपर अपलोड क्यू के ऊपर हमको क्लिक करना है, तो क्या होगा, ये अपलोड में चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पे अपलोड का बटन है। ओके, अपलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। ओके, अपलोड, जो भी फाइल रहेगा वो फाइल सिलेक्ट करना है, एंड देन क्लिक अपलोड। जैसे अपलोड करेंगे तो लोकल मशीन से वो फाइल क्या होगी, रिमोट में अपलोड हो जाएगी। मींस अपना जो भी EC2 इंस्टेंस है, उस इंस्टेंस में ये अपलोड हो जाएगा। इस तरह से हम कर सकते हैं, या तो फिर जो भी फाइल्स है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। एक जगह पे सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करके जो भी अपना रिमोट का जो पेन है, साइड बार है, उसमें हम इसको ऐड कर सकते हैं। ये हमको कंफर्मेशन पूछेगा, अगर सपोज सिमिलर फाइल अगर सर्वर पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो ओवरराइड करने के लिए हमको पूछेगा, दैट वी कैन चेंज। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, हमारे लोकल में जो हमारा वेबसाइट का कोड था, वो कोड हमने सर्वर पे अपलोड कर दिया। ओके, अभी हो गया हमारा वेबसाइट होस्टिंग का जो काम है, वेबसाइट होस्टिंग का काम हमारा बन चुका है। अभी हमको जो हमारा IP एड्रेस है, उस IP एड्रेस पे जाके हम अगर रिफ्रेश करेंगे, तो क्या होगा कि नया वेबसाइट जो हमने अभी होस्ट किया है, वो वेबसाइट यहाँ पे लोड हो जाएगा। ओके, अभी वेलकम टू NGINX लोड नहीं होगा, बिकॉज
जो रूट फोल्डर था उस फोल्डर में जो इंडेक्स एचटीएमएल था वो हमने रिमूव कर दिया और नया इंडेक्स एचटीएमएल हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। कनेक्शन टाइम आउट क्यों? ओके, सर्वर रनिंग है। जब भी ऐसा कनेक्शन टाइम आउट का एरर आ जाता है तो हमको चेक करना होगा कि जो भी 80 पोर्ट हमारा रनिंग है कि नहीं है, वो चेक करना होगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद हमको चेक करना होगा हमारा एनजीआरएक्स सर्वर रनिंग है या नहीं है, ये हमको चेक करना होगा। ओके, तो अभी हमारा एनजीआरएक्स सर्वर तो रनिंग है, एनजीआरएक्स सर्वर भी रनिंग है, 80 पोर्ट भी हमारा EC2 इंस्टेंस में ओपन है। तो EC2 इंस्टेंस में जाके हम सिक्योरिटी में चेक कर सकते हैं कि इसका जो पोर्ट है वो ओपन है नहीं है। तो देखो हमने 80 पोर्ट जो है, 80 पोर्ट हमने ओपन किया हुआ है। ओके, सभी लोकेशन के लिए। तो 80 पोर्ट का कोई दिक्कत नहीं है। जब ये कनेक्शन टाइम आउट आता है तो ये दो चीजें हमको चेक करनी है, बट इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो हमने फाइल्स और फोल्डर्स अपलोड करे हैं, शायद इसमें कुछ इश्यू है। ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि कैशे क्लियर करके चेक कर सकते हैं। ओके, हमारा ब्राउजर का ये डेवलपर टूल बार खोलो, इसको राइट क्लिक करके, और जब ये खुल जाएगा तब ये रिफ्रेश के बटन के यहाँ पे राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके एम्प्टी कैशे एंड हार्ड रीलोड ये हम कर सकते हैं। कभी कभी कैशे की वजह से भी ये लोड नहीं होता है। ओके, आईपी एड्रेस इज करेक्ट, 132322412। आईपी एड्रेस भी सही है। ओके, शायद वो कैशे की वजह से जो है ना रिलोड नहीं हो रहा था। जैसे हमने कैशे रिफ्रेश कर दिया और फिर से रिलोड कर दिया तो ये चलना शुरू हो गया। ओके, नाउ यू कैन सी हमने ये बेसिक जो अपना HTML का जो स्टैटिक साइट था, स्टैटिक साइट हमने होस्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ nginx वेब सर्वर। ओके, तो वेब सर्वर का यूज करके इस तरह से हम हमारा जो भी कुछ वेबसाइट रहेगा या फिर वेब एप्लीकेशन रहेगा, इस तरह से हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। ओके तो ऐसे ही अगर सपोज मल्टीपल एप्लीकेशंस है, जैसे कि सपोज कोई हमारे पास जावा का एप्लीकेशन है या फिर पाइथन का एप्लीकेशन है या फिर नोड जेएस का एप्लीकेशन है, ऐसे एप्लीकेशन अगर हमको डिप्लॉय करने हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसका भी छोटा सा एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं। मेरे पास एक छोटा सा मेरे पास एक छोटा सा सर्वर है, वो सर्वर को हम यहाँ पे डिप्लॉय करते हैं। ओके, एक छोटा सा एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को अभी हम ये सेशन होने के बाद अभी अभी कुछ हम नेक्स्ट सेशन जो रहेगा उस सेशन में हम ये बिल्ड टूल्स भी हम सीखने वाले हैं। ओके, जावा का बिल्ड टूल कैसे होता है, नोड जेएस का बिल्ड टूल कैसे होता है, पाइथन का बिल्ड टूल कैसे होता है, और ये जो एप्लीकेशन है इस एप्लीकेशन को बिल्ड कैसे किया जाता है और बिल्ड करके इसको डिप्लॉय कैसे किया जाता है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। बट अभी के लिए जो है, अभी के लिए ये जो अपना नोड जेएस का एप्लीकेशन है, इस नोड जेएस का एप्लीकेशन हम कैसे डिप्लॉय करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या है कि ये जो भी एप्लीकेशन है ये पूरा एप्लीकेशन का फोल्डर हमको एज इट इज जो है डिप्लॉय करना होगा। उसके बाद इसमें एक कमांड होता है npm install।
npm इंस्टॉल करके इसके जो भी इस प्रोजेक्ट के जो भी डिपेंडेंसीज है वो डिपेंडेंसी हम यहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। ओके, ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल होने के बाद फिर हम ये एप्लीकेशन को चलाते हैं। npm npm स्टार्ट कमांड यूज करके इस एप्लीकेशन को हम रन करते हैं बेसिकली। ओके, तो ये एप्लीकेशन अभी रनिंग है, रन हो चुका है। अ, अभी ये जो एप्लीकेशन पोर्ट है कौन से पोर्ट पे चल रहा है, 3300। ये इस 3300 पोर्ट पे ये रनिंग है। अभी हम इसको ब्राउजर में जाके हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये रनिंग है या नहीं है। लोकल होस्ट 3300। ओके, देखो यहाँ पे ये रिस्पॉन्स आ चुका है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन रनिंग है। अभी इस एप्लीकेशन के अंदर अलग अलग, दिस इज द माइक्रो सर्विस, इसलिए यहाँ पे हमको पोर्ट ऐड करना होगा। एपीआई एंड यूजर्स हमको ऐड करना होगा। एपीआई यूजर्स, उसके बाद प्रोफाइल। तो यहाँ पे ये जो है रिस्पॉन्स हमको आ चुका है, बिकॉज दिस यूजर इज नॉट ऑथोराइज, इसलिए अनऑथोराइज का एरर जो है हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, तो हमारा जो वेब सर्वर है, वेब सर्वर रनिंग है कि नहीं, इतना ही हमको चेक करना है। बाकी जो है एप्लीकेशन रिलेटेड थिंग्स, ये हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो डेवलपर का काम है। ओके, सिर्फ हमको क्या है कि बिल्ड करके हमको डिप्लॉय करना, ये हमारा काम होता है। तो इसको बिल्ड कैसे करते हैं ये हमने बेसिक देखा। तो जो भी नोड जेएस का एप्लीकेशन रहेगा, इट इज वेरी सिंपल। उसमें वो जो भी पैकेज रहेगा वो पैकेज हमको हमारे लोकल ड्राइव में हमको इंस्टॉल करना है। उसके बाद इसमें npm इंस्टॉल करके npm स्टार्ट करके हमको इस प्रोजेक्ट को जो है बिल्ड करके रन करना है। ओके, इट इज वेरी सिंपल। तो अभी क्या है कि ये हमने लोकल में करके देखा। तो ये जो है ये सेम चीज हम हमारे जो EC2 इंस्टेंस है, इस EC2 इंस्टेंस में कैसे चलाते हैं वो हम देखेंगे। तो जो भी नोड जेएस का जो फोल्डर होता है या फिर नोड जेएस का जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें हमको ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर नहीं मिलता है। तो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर हमको अपलोड नहीं करना होता है, ये हम ऑन दी फ्लाई इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा FTP क्लाइंट है, इस FTP क्लाइंट में हम क्या करते हैं, हमारा एक होम डायरेक्टरी में एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं फॉर दिस एप्लीकेशन। ओके, होम के ऊपर क्लिक करो तो क्या होगा, /home/ubuntu। तो ये अपना होम फोल्डर है, होम डायरेक्टरी है, और इसमें हम एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं फॉर आवर एप्लीकेशन। ओके, जैसे कि सपोज नोड एप्लीकेशन, नोड ऐप, एक हमने फोल्डर क्रिएट कर दिया। ओके, अभी ये जो हमारा पूरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ओके, उसको सिलेक्ट करो फाइल्स फोल्डर और डायरेक्टली यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। तो क्या ये क्या हुआ, हमारा फोल्डर मीन्स पूरा जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमारा कॉपी हो चुका है हमारे एप्लीकेशन इस लोकेशन पे। ओके, इस फोल्डर में। तो इस फोल्डर को हम जस्ट इसका पाथ कॉपी करते हैं एंड देन cd। ओके, और ये जो पाथ है /home/ubuntu node app, यहाँ पर हम जाते हैं एंड देन क्लिक ls। तो देखो यहाँ पे जो है पूरा जो अपना फाइल है, फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर जो है एप्लीकेशन है जो है, वो यहाँ पे आ चुका है। अभी हमको करना क्या है, दो कमांड्स हमने बोले थे। ओके, एक है npm इंस्टॉल। ओके, तो अभी npm नहीं है, npm हमको नोड जेएस जो है, नोड जेएस हमारे एप्लीकेशन में, हमारे EC2 इंस्टेंस में पहले इंस्टॉल करना होगा। ओके, तो नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका एक सेटअप हम देखते हैं।
Node.js on Ubuntu। ओके, जस्ट गूगल करो तो आपको मीन्स काफी सारे साइट मिल जाएंगे। तो उसमें जो भी ऑफिशियल जो साइट होगा वो प्रिफर करो। बाकी के साइट में कैसे है कि थोड़ा सा आउटडेटेड कंटेंट हो सकता है, बट जो ऑफिशियल साइट होगा उस ऑफिशियल साइट में अपडेटेड उसके कमांड्स वगैरह हमको मिल जाएंगे। तो ये nodejs.org, दिस इज ऑफिशियल साइट। तो इस साइट से हम इंस्टॉल करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये लिनक्स के अलग अलग जो इंस्टॉलेशन के ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हमको यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी जो हमारा है दैट इज द उबंटू। तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं उबंटू। ओके, तो ये देखो, ये डेबियन एंड उबंटू बेस्ड लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए कैसे इंस्टॉलेशन करना है ये हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें डायरेक्ट कमांड अवेलेबल नहीं है। कि यहाँ पे डायरेक्ट नहीं है, वो हमको इसका पैकेज डाउनलोड करना होगा एंड देन यूज करना होगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट कमांड नहीं है। तो दूसरा एक ऑप्शन जो है, यहाँ पे भी हमको कमांड्स इसके मिल जाएंगे। ओके, डिजिटल ओशियन, यहाँ पे भी हमको अच्छे से कमांड्स मिल जाते हैं। इनका भी अब जो डॉक्यूमेंटेशन है अपडेटेड है, बिकॉज डिजिटल ओशियन इज अ क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, तो ये इंस्टॉलेशन के सारे कमांड्स वगैरह जो है ना, ये लोग भी अपडेट करते हैं। तो यहाँ से भी हम ले सकते हैं। ओके, तो पहले हमको करना होगा sudo apt अपडेट, उसके बाद apt इंस्टॉल node.js, ये हम कर सकते हैं। ओके, तो इसमें हमको थोड़ा सा पुराना वर्जन मिल सकता है। लेटेस्ट वर्जन के लिए कुछ और ऑप्शन है, जैसे कि ऑप्शन 2, नोड सोर्स यूज करके हम ले सकते हैं। ओके, नोड सोर्स के लिए ये कमांड हम यूज करके ये कमांड हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम करते हैं पहले फर्स्ट CURL, ये कमांड हमको ऐड करना होगा। ओके, उसके बाद ये कमांड हमको रन करना है। ओके, ये जो वर्जन है नोड जेएस का, जो वर्जन है, इस वर्जन का इशू है। ओके, सो वी कैन चेंज द वर्जन। नोड जेएस का जो लेटेस्ट वर्जन है वो वर्जन आपको मिल सकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे ये जो है, ये मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, यहाँ से हम नोड जेएस जो है, नोड जेएस इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड से, ये कमांड हम यूज करते हैं।
ओके, उसके बाद apt इंस्टॉल Node.js। ओके, कुछ इश्यू आने की वजह से ये हो नहीं रहा है, इसको हम रिस्टार्ट करते हैं। कभी कभी इंस्टॉलेशन के केस में ये अपना जो इंस्टेंस है वो स्टक हो जाता है, उसमें जो इंस्टॉलेशन का लॉक फाइल होता है वो लॉक फाइल ऑपरेट नहीं होता। ओके, उस टाइम पे हमको मशीन जो है मशीन रिस्टार्ट करना होगा। या तो फिर उस लॉक फाइल को मैन्युअली इनेबल कर सकते हैं, या तो फिर हम उसको रिस्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम रिबूट इंस्टेंस करते हैं। EC2 इंस्टेंस है तो रिबूट करो, अगर वर्चुअल मशीन हमारे पास है तो वर्चुअल मशीन को हम स्टॉप स्टार्ट मैन्युअली कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज द वर्चुअल मशीन। यहाँ से हम इसको रिस्टार्ट करेंगे, रिबूट करेंगे। तो इसका स्टेटस चेक करते हैं एक बार। आई गेस रिबूट हो चुका है। फिर से हम ये कमांड चलाते हैं, ओके, जिससे इंस्टॉलेशन हो जाएगा। सॉरी सॉरी, ये कमांड नहीं है अपने पास। ओके, रिबूट नहीं हुआ है प्रॉपर से, तो फिर से हमको पूरा स्टॉप करके इसको स्टार्ट करना होगा। ओके, तो इसको पूरा करते हैं हम स्टॉप। दिस विल टेक सम टाइम। ये स्टॉप होने के बाद फिर से हम इसको स्टार्ट करेंगे तो ये कंप्लीट रीस्टार्ट हो जाएगा। ओके, नाउ स्टेटस इज स्टॉप्ड। तो फिर से हम इसको शुरू करते हैं। ओ सॉरी, हमें गलत इंस्टेंस को स्टॉप कर दिया है।
ओके, फिर से लॉग इन करना होगा बिकॉज कनेक्शन लॉस्ट हो चुका था अपना। फिर से एक बार ये जो कमांड है फिर से हम चलाते हैं इसको। लिनक्स में इंस्टॉलेशन जो भी पैकेजेस इंस्टॉलेशन करने हैं तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन हमको रीड करना होगा। बिकॉज जैसे कि विंडोज में कैसे होता है कि EXE डाउनलोड कर लो इंस्टॉल कर लो, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है लिनक्स में नहीं होता है। ओके, बिकॉज काफी बार क्या है कि वो जो रेपोजिटरीज होते हैं, रेपोजिटरीज लोकल मशीन में अवेलेबल नहीं होते हैं। उस रेपोजिटरी को हमको डाउनलोड करना होता है। कभी कभी पैकेजेस जो होते हैं वो पैकेजेस डाउनलोड करके फिर हमको इंस्टॉल करना होता है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वे है। इसीलिए जो भी पैकेज हमको इंस्टॉल करना है तो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन साइट पे जाके, ओके, वहां पे जो स्टेप्स दिए जाते हैं उसी स्टेप को फॉलो करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, तो ये इस तरह से अपना नोड जो है इंस्टॉल हो चुका है। ओके, हम यहाँ से देख सकते हैं कि नोड का जो वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन, दैट इज इंस्टॉल्ड। तो नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। इसके साथ साथ एनपीएम जो है ये भी इंस्टॉल हो जाता है। ओके, तो ये हम चेक कर सकते हैं। एनपीएम इज ए नोड पैकेज मैनेजर। नोड जेएस की जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसको मैनेज करने के लिए एनपीएम टूल हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमारा जो फोल्डर है जैसे कि नोड ऐप, इस नोड ऐप में हम जाते हैं तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने नोड जेएस का जो भी प्रोजेक्ट है वो कॉपी किया था। अभी हम यहाँ पे रन करते हैं npm इंस्टॉल। इससे क्या होगा, जो भी डिपेंडेंसीज है इस प्रोजेक्ट को चलने के लिए, रन होने के लिए, ओके, दोज डिपेंडेंसीज विल बी इंस्टॉल। तो वो डिपेंडेंसीज जो है सारे इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके, फिर से हम इसको एलएस करके देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये नोड मॉड्यूल्स वाला जो फोल्डर है ये फोल्डर यहाँ पे आ जाता है। नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर इसीलिए आता है क्योंकि वो डिपेंडेंसीज है, डिपेंडेंसीज इसमें ऐड हो जाते हैं। ओके, तो ये हो गया। अभी इस प्रोजेक्ट को जो है हमको रन करना है। रन करने के लिए हमारे पास कमांड है npm स्टार्ट। ओके, npm स्टार्ट ये हमने कर दिया। तो जैसे लोकल मशीन में हमने npm स्टार्ट किया था तो दैट सर्वर वाज रनिंग ऑन पोर्ट 3300, राइट। वैसे यहाँ पर भी ये जो वेब सर्वर है या फिर जो भी अपना नोड जेएस का एप्लीकेशन है वो 3300 पोर्ट पे रनिंग है। जैसे हमने लोकल जो भी अपना प्रोजेक्ट था उसको चलाने के लिए हमने डाला था लोकल होस्ट 3300। ओके, उसके बाद API/users/profile ये हमने डाला था, राइट। तो यहाँ पे हमको अनऑथराइज का एरर हमको आ चुका था, मीन्स ये रिस्पॉन्स आ चुका, मीन्स हमारा जो भी सर्वर है सर्वर रनिंग है। अभी ये जो सर्वर है ये हमारा सर्वर हमने EC2 इंस्टेंस में होस्ट कर दिया है वहां, और वहां पे हमने रन कर दिया है। तो अभी हम चेक करते हैं इसको कि वो जो सर्वर है वो सर्वर वहां पे रनिंग है या नहीं है। ओके, उसके लिए जो भी अपना आईपी एड्रेस है उस आईपी एड्रेस के बाद हमको ऐड करना होगा 3300 पोर्ट। ओके, जो कि हमने लोकल होस्ट में किया था। और उसके बाद यहाँ पे जो पाथ है ये पाथ हम एज इट इज यहाँ पे कॉपी करके सॉरी, ये पाथ हम यहाँ पे कॉपी करते हैं। ठीक है, और चेक करते हैं कि ये जो सर्वर है ये सर्वर रेस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अभी क्या होगा, यहाँ पे ये सर्वर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा बिकॉज जो है कि हमारा रिक्वेस्ट कहाँ तक जाएगा, फायरवॉल तक, में सिक्योरिटी ग्रुप तक, AWS के सिक्योरिटी ग्रुप तक जाएगा और वहां से आगे नहीं जाएगा बिकॉज 330 पोर्ट जो है AWS के सिक्योरिटी ग्रुप में ब्लॉक है। ओके, जब तक हम उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक ये पोर्ट हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो अभी ये इंस्टेंस में हम जाते हैं एंड देन सिक्योरिटी ग्रुप जो है उसमें 3300 पोर्ट जो है ओपन करते हैं, राइट। लेट्स सी क्या होता है। सिक्योरिटी ग्रुप, उसके बाद एडिट इनबॉर्ड रूल, इसके ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पर हम कस्टम पोर्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना होगा कस्टम पोर्ट एंड देन जो भी हमारा पोर्ट नंबर रहेगा, एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर, वो पोर्ट नंबर हमको यहाँ पे ऐड करना होगा। देन ये पोर्ट कहाँ से ओपन करना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस से करना है या फिर कहीं से भी करना है, वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। किसी स्पेसिफिक आईपी एड्रेस को डालेंगे तो क्या होगा, उसी आईपी एड्रेस से वो एक्सेस होगा, किसी और आईपी एड्रेस से एक्सेस नहीं होगा। ओके, सेव रूल्स एंड देन फिर से हम यहाँ पे आके ट्राई करते हैं। ओके, जैसे कि हमने ये यूआरएल ऑलरेडी डाला था, दैट इज 3300 पोर्ट। ओके, तो फिर से हम इसको चला के देखते हैं। नाउ यू कैन सी
ये जो है यहाँ पे यूआरएल जैसे हमने हिट कर दिया तो ये जो रिक्वेस्ट है ये रिक्वेस्ट हमारे नोड जेएस के एप्लीकेशन को चला गया। ओके, और नोड जेएस का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो इसका जो रिस्पॉन्स है ये रिस्पॉन्स नोड जेएस के एप्लीकेशन से आ रहा है। जैसे हमने लोकल में चलाया था वैसे ही ये क्लाउड में EC2 इंस्टेंस में हमने इस एप्लीकेशन को रन किया है। इस तरह से हम कोई भी एप्लीकेशन हो तो वो एप्लीकेशन हम रन कर सकते हैं। बट क्या है ना कि अभी हमको ये जो पोर्ट है 3300 पोर्ट, ये पोर्ट हमको ओपन नहीं करना है। ओके, बट ये जो रिस्पॉन्स है ये रिस्पॉन्स हमको यूजर को देना है। ऐसा कुछ अगर सिचुएशन हो तो वहां पे हम जो हमारा nginx सर्वर है दैट इज वेब सर्वर। ओके, वेब सर्वर हम फ्रंट में रख सकते हैं और ये जो हमारा नोड.js का एप्लीकेशन है वो बिहाइंड प्रॉक्सी रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे एप्लीकेशन में हमारे EC2 इंस्टेंस में दो सर्वर रनिंग है। ओके, एक जो है वो 3300 पोर्ट पे चल रहा है और दूसरा जो है 80 पोर्ट पे चल रहा है। ओके, जो भी 80 पोर्ट से रिक्वेस्ट आएंगे उस रिक्वेस्ट को हम 3300 पोर्ट पे इंटरनली राउट कर सकते हैं, प्रॉक्सी कर सकते हैं। इसके लिए nginx में प्रॉक्सी सेटिंग है, वो प्रॉक्सी सेटिंग कैसे कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं। तो अभी जो है ये जो 3300 पोर्ट है इस पोर्ट को हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ओके, जिससे क्या होगा कि ऐसे जो पोर्ट होते हैं एप्लीकेशन के पोर्ट वो हम कभी भी ओपन नहीं करते हैं। ओके, ओनली जो सिक्योर पोर्ट होते हैं 80 पोर्ट है या फिर 443 पोर्ट है ऐसे पोर्ट हम ओपन कर सकते हैं। बाकी एप्लीकेशन को जो पोर्ट है वो पोर्ट हम कभी ओपन नहीं करते हैं। उसको बिहाइंड प्रॉक्सी प्रॉक्सी के बीच प्रॉक्सी के बिहाइंड हम उसको रख सकते हैं और प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है? ओके, उसके लिए आप nginx का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा वो रेफर कर सकते हैं। ओके, nginx रिवर्स प्रॉक्सी, तो यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये जो प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन है ये प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, इसके जो फाइल्स है कॉन्फ़िगरेशन के फाइल्स कहाँ पे रखे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी जो nginx जो सर्वर है अभी इस सर्वर को हम टेम्परेरीली ऑफ करते हैं, जो अपना नोड का सर्वर है। nginx का जो भी कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कॉन्फ़िगरेशन ETC फोल्डर में होता है। ओके, cd/etc/nginx। ओके, तो ये जो है ये अपना पूरा nginx का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इस फोल्डर में होता है। सो मेक श्योर कि मीन्स गलती से भी कोई अदर फाइल मॉडिफाई ना करो। ओके, जो भी हमको लगता है कॉन्फिडेंटली वही फाइल मॉडिफाई करेंगे। अदरवाइज क्या होगा कि nginx जो सर्वर है सर्वर मिसकॉन्फ़िगर हो जाता है तो चलना बंद कर देगा। ओके, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशंस एकदम इस प्रॉपर से देख के हमको करना है। ओके, तो इसमें जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज nginx.conf। ओके, तो ये होता है, इसको एडिट कर सकते हैं हम। एडिट करने के लिए sudo nano, ओके, ये जो टेक्स्ट एडिटर है इसका यूज करके हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ओके, जैसे ही आप हम करेंगे तो यहाँ पे इसका जो डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन होता है और इस कॉन्फ़िगरेशन में हम एडिशनल जो भी हमको डिटेल्स ऐड करनी है वो हम ऐड कर सकते हैं। ओके, कोई अगर सेटिंग हमको चेंज करनी है, कॉन्फ़िगरेशन ऐड करना है, ये कर सकते हैं। ये डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है। अभी इस डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, इसको हम करते हैं एग्जिट। कंट्रोल एक्स प्रेस करो तो हम इससे एग्जिट हो जाएंगे। उसके बाद और एक फोल्डर है दैट इज द CONFD। ओके, कॉन्फ़िगरेशन। अदर जो भी कॉन्फ़िगरेशन हमको करना है वो कॉन्फ़िगरेशन हम अलग फोल्डर में रख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फोल्डर है कॉन्फ डी। ओके, इस फोल्डर में हम जा सकते हैं। तो इस फोल्डर में कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जो भी हमको खुद से कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कॉन्फ़िगरेशन हम इस conf.d इस फोल्डर में रख सकते हैं। ओके, नया कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर सकते हैं। गलती से भी अगर कोई हमने गलती मिस्टेक हो गई तो क्या कर सकते हैं कि वो जो हमने फाइल क्रिएट किया है वो फाइल हम डिलीट कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो भी वेब एप्लीकेशन है या फिर सर्वर जो है सर्वर बंद नहीं होगा या फिर क्रैश नहीं होगा। ओके, इसीलिए हम एक नया फाइल क्रिएट करके उसी में हम सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस है वो रख सकते हैं। ये अदर कस्टम कॉन्फ़िगरेशन इस फोल्डर में रखेंगे। उसके बाद हमारे पास साइट्स अवेलेबल एक फोल्डर है, साइट्स अवेलेबल। ये जो साइट्स अवेलेबल है इसमें
अगर सपोज हमारे पास एक सर्वर है और इस सर्वर पे हमने अगर मल्टीपल साइट अगर हमको होस्ट करना है, जैसे कि abc.com xyz.com, ये 2 साइट हमको अगर होस्ट करने हैं और वेब सर्वर हमारे पास एक ही है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल साइट्स में हम मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन बना सकते हैं। ओके, और वहां पे हम होस्ट कर सकते हैं। अभी के लिए तो डिफॉल्ट जो है, डिफॉल्ट हम चेक करते हैं कि डिफॉल्ट में क्या है। इसके लिए हमको sudo नैनो कमांड यूज करना होगा, sudo nano डिफॉल्ट। ओके, तो इसमें जो भी हमारा सर्वर रहेगा वो सर्वर हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो दिस इज द डिफॉल्ट सर्वर। ओके, डिफॉल्ट सर्वर। यहाँ पे अगर कोई सर्वर होगा xyz.com वगैरह होगा, तो यहाँ पे ये लिसन 80 पोर्ट रहेगा और उसके बाद ये डिफॉल्ट सर्वर की जगह पे हमारा जो भी सर्वर नेम रहेगा वो सर्वर नेम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ओके, जैसे ही कोई रिक्वेस्ट उस सर्वर के लिए आएगी, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन उसमें अप्लाई हो जाता है। ओके, तो अभी के लिए जस्ट एक डिफॉल्ट हम क्या है कि ये सारी चीजें जो है इसको हम इग्नोर करते हैं। और जो हमारा प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन है, वो प्रॉक्सी कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं वो हम चेक करते हैं। देखो यहाँ पे लोकेशन का ऑप्शन है। लोकेशन का मतलब क्या है कि जैसे ही हमारा वेब सर्वर रहेगा, वेब सर्वर के बाद जो भी स्लैश या फिर जो भी पाथ हम ऐड करते हैं, तो वो पाथ किस तरह से हैंडल होना चाहिए, कहाँ पे वो रिडायरेक्ट होना चाहिए, वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे ऐड करके रख सकते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट जो है देखो यहाँ पे रूट फोल्डर जो है हमारा, ओके, ये रूट फोल्डर भी अगर हमको चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। डिफॉल्ट हमारा रूट पोर्ट कहाँ पे है, var/www/html, दिस इज आवर रूट फोल्डर। तो इस फोल्डर में जो भी फाइल्स रहेंगे, फाइल फोल्डर रहेंगे, वो डायरेक्टली हमारे ब्राउजर से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और इसमें index.html, इसका जो इंडेक्स फाइल होता है वो इंडेक्स फाइल कौन सा होना चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि index.html होम पेज कौन सा होना चाहिए, उसका कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली। ओके, तो ये इसमें index.html, index.htm और index.nginx, debian.html, ये जो फाइल्स है, ये फाइल्स इसमें है। उसके बाद लोकेशन, लोकेशन में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, अगर कोई फाइल नहीं मिलता है तो वो क्या होना चाहिए उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा, देखो हमने API/users/profile, ये हमारा एंड पॉइंट है। तो उसको जैसे ही सपोज कोई यूजर स्लैश एपीआई के ऊपर अगर हिट करता है, तो ये रिडायरेक्ट होना चाहिए हमारा नोड.js के एप्लीकेशन के ऊपर। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन हम लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ nginx रिवर्स प्रॉक्सी। ओके, तो इसके लिए हम एक रूट लिखते हैं यहाँ पे, लोकेशन स्लैश एपीआई, ओके, स्लैश, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट देना होगा, एंड देन यहाँ पे हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो रिवर्स प्रॉक्सी के लिए जो भी है प्रॉक्सी पास, ये हमको पास करना होगा। ओके, प्रॉक्सी पास, और जो भी हमारा लोकल सर्वर का एड्रेस रहेगा वो सर्वर का एड्रेस हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ओके, लोकल सर्वर का एड्रेस देने के लिए हम आइदर लोकल होस्ट लिख सकते हैं या तो फिर 127.0.0.1, बिकॉज ये लोकल सर्वर का लोकल मशीन का आईपी एड्रेस होता है। ओके, वो आईपी एड्रेस हमने डाल दिया, एंड देन 3300 ये पोर्ट हमने ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद ये हमको करली ब्रैकेट, ये जो लोकेशन है इस लोकेशन को क्लोज करना है, इसलिए हम करली ब्रैकेट से इसको क्लोज कर देंगे। ओके, इस तरह से जो है कि हमने ये रिवर्स प्रॉक्सी जो है क्रिएट कर दिया है। इससे क्या होगा, जो भी रिक्वेस्ट आएगा स्लैश एपीआई के बाद, वो रिक्वेस्ट सब कहाँ चला जाएगा, इस सर्वर पे, मींस लोकल मशीन में चला जाएगा। और लोकल सर्वर जो भी है वो सर्वर जब रिस्पॉन्ड करेगा, तो इस सर्वर का रिस्पॉन्स जो है, रिस्पॉन्स हमको ब्राउजर के थ्रू मिल जाएगा। ओके, ये एनजीएनएस के थ्रू एनजीएनएस उस रिक्वेस्ट को आगे फॉरवर्ड कर देगा। ओके, तो इसको हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस और कंट्रोल एक्स करके हम इसको एग्जिट कर देते हैं। हमने ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया है। ये कॉन्फ़िगरेशन सही है कि गलत है, ये चेक करने के लिए nginx में एक कमांड है, वो कमांड यूज कर सकते हैं, sudo nginx-t। ओके, इससे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट होता है। ओके, अगर हमको यहाँ पे टेस्ट इज सक्सेसफुल ऐसा मैसेज मिल जाता है, तो हमारा जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो सही है। अभी हमको ये जो सर्वर है, सर्वर रिस्टार्ट करना होगा। सर्वर रिस्टार्ट करने के लिए sudo service nginx रिस्टार्ट, ये कमांड हमको यूज करना है।
ओके, जो हमने देखा था, जो भी सर्विस रहते हैं सर्विस मैनेज करने के लिए हम सर्विस कमांड यूज कर सकते हैं। तो ये अभी सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। अभी हम हमारे ब्राउजर में जाके फिर से यही कमांड हम चलाते हैं। बट देखो अभी ये गड़बड़ हुआ कि हमारा जो सर्वर है, बैकएंड का जो सर्वर है, वो सर्वर रनिंग नहीं है। तो उस सर्वर को हम रन करते हैं, ईडी नोड ऐप, उसके बाद हमको यहाँ पे करना होगा npm स्टार्ट। तो इससे क्या होगा, हमारा जो सर्वर है सर्वर रनिंग है। अभी ये जो हमारा पोर्ट था, ये पोर्ट हमने चेंज कर दिया, राइट, 80 पोर्ट पे ही चलेगा। तो ये पोर्ट नंबर हम निकाल देते हैं और API/प्रोफाइल इसको हम हिट करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। तो अभी देखो 3300 पोर्ट हमने ब्लॉक कर दिया है। तो जब भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम 80 पोर्ट पे कर रहे हैं, बट ये जो 80 पोर्ट पे रिक्वेस्ट हो रहा है, ये 80 पोर्ट का रिक्वेस्ट रिवर्स प्रॉक्सी थ्रू ये जा रहा है हमारा 3300 सर्वर पे। ओके, और 3300 सर्वर उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस कर रहा है। प्रोसेस करने के बाद उसका जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स nginx के पास आएगा। उसके बाद nginx क्या करेगा, आगे ब्राउजर को वो रिस्पॉन्स भेज देगा। तो nginx जो है यहाँ पे मिडलवेयर का काम करेगा, रिवर्स प्रॉक्सी का काम करेगा। तो ओके, जो भी है जो रिक्वेस्ट आएगा वो nginx पे आएगा, nginx आगे दूसरे सर्वर पे दूसरा जो भी एप्लीकेशन रहेगा उस एप्लीकेशन को भेज देगा। वो एप्लीकेशन उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, वो प्रोसेस रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, वो रिस्पॉन्स आएगा nginx के पास और nginx उसको ब्राउजर को भेज देगा। इस तरह से जो है ये ब्राउजर रिवर्स प्रॉक्सी जो है कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ठीक है, रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको हमने जो भी साइट्स अवेलेबल ये जो फोल्डर था उसमें डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज कर दिया। और वहां पे जो भी जितने भी हमारे अलग अलग सर्वर रहेंगे वो सर्वर हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये कैसे कॉन्फ़िगर होगा, जब भी हम /API डालेंगे उसके बाद जो भी कुछ रिक्वेस्ट रहेगा वो सारा रिक्वेस्ट उस सर्वर को पास हो जाएगा। ऐसे अलग अलग जो भी हमारे पास डोमेन पाथ रहेंगे, सर्विसेज रहेंगे, ओके, /API के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो अलग सर्विस पे जाएगा, /XYZ करेंगे तो वो अलग सर्विस पे जाएगा, /ABC डालेंगे तो वो अलग सर्विस पे जाएगा। ऐसा हो सकता है। ऐसे मल्टीपल सर्विसेज जो है हमारे लिनक्स मशीन में या फिर हमारे इंस्टेंस पे रनिंग हो सकते हैं। और वो सभी जो भी सर्विसेज है वो सभी सर्विसेज रिवर्स प्रॉक्सी यूज करके nginx सर्वर में हम उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जिससे क्या होगा कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन हम डायरेक्टली एक्सपोज नहीं कर सकते, क्योंकि कोई एप्लीकेशन में अगर वर्नेबिलिटी होता है, कुछ अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स होते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या है, वो सिक्योरिटी का जो लेयर है वो लेयर पूरा हैंडल हो जाएगा nginx के थ्रू। बिकॉज nginx इज अ वेरी स्टेबल सर्वर, और उसमें कोई भी अगर सिक्योरिटी रिलेटेड या फिर कोई भी अटैक आता है तो nginx उसको डिफेंड कर सकता है। ओके, तो उस रिलेटेड अगर कोई एप्लीकेशन हमारे मीन्स हमारे एप्लीकेशन में कोई डिफेक्ट हो सकता है तो वो डिफेक्ट से हम बच सकते हैं। ओके, इसीलिए रिवर्स प्रॉक्सी जो है किया जाता है। रिवर्स प्रॉक्सी के अलग अलग यूज है। एक जो यूज है, जैसे कि हमारा एप्लीकेशन डायरेक्टली हम एक्सपोज नहीं करेंगे, जो भी अदर पोर्ट रहेंगे वो पोर्ट हम डायरेक्टली एक्सपोज नहीं करेंगे। ओके, इससे क्या होगा, हमारा एप्लीकेशन सिक्योर हो जाएगा। और सिक्योरिटी रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो चीजें कौन हैंडल करेगा, nginx सर्वर। ओके, इसीलिए nginx वेब सर्वर यूज किए जाते हैं अलग अलग वे के लिए। ओके, तो इसमें जो भी हमारा एप्लीकेशन है, वेबसाइट अगर होस्ट करना है हमको, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना है, तो उसके लिए डायरेक्टली हमारा जो फोल्डर है उस फोल्डर में हमारा वेबसाइट का पूरा कंटेंट हम ऐड कर देंगे तो हमारा वेबसाइट होस्ट हो जाएगा। उसके बाद जो भी एप्लीकेशन हमको डिप्लॉय करने हैं, वो एप्लीकेशन अगर किसी सेपरेट पोर्ट पे अगर चलते हैं तो उस पोर्ट के थ्रू हम रिवर्स प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करके उस एप्लीकेशन को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो हमारा जो वेब सर्वर है वहां पे हमने दो एप्लीकेशन होस्ट कर दिए है। ओके, एक तो नॉर्मल अपना साइट हो गया, जैसे हम स्लैश करेंगे तो वहां पे हमारा साइट खुल जाएगा, और जहां पे /API मैच हो जाएगा वो एंड पॉइंट हमारा 330 पोर्ट पे जो नोड सर्वर चल रहा है उस नोड सर्वर पे वो रिक्वेस्ट जो है फॉरवर्ड किए जाएगी, और वहां से जो रिस्पॉन्स आएगा वो रिस्पॉन्स हमको ब्राउजर में मिल जाएगा। तो इस तरह से स्टैटिक वेबसाइट भी हमने होस्ट कर दिया, और /API करने के बाद जो भी हम हिट करेंगे तो यहाँ से वो चला जाएगा नोड सर्वर पे, और नोड सर्वर से जो रिस्पॉन्स हमको मिलेगा वो रिस्पॉन्स हमको ब्राउजर में मिल जाएगा। उसके लिए हमने यूज किया रिवर्स प्रॉक्सी। यस, तो अभी के लिए आज हम यहीं पे रुकते हैं, और आपको आज एक छोटा सा असाइनमेंट मैं दूंगा। अ, जो भी है आपका EC2 इंस्टेंस आपको क्रिएट करना है। EC2 इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद वहां पे
nginx ये सर्वर हमको वेब सर्वर जो है इंस्टॉल करना है। और nginx के वेब सर्वर में आपको एक स्टैटिक वेबसाइट, जैसे मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है, डाउनलोड करके, फोल्डर डाउनलोड करके, ओके, वैसा ही एक वेब सर्वर वेबसाइट जो है, स्टैटिक वेबसाइट, कोई भी आप वेबसाइट डाउनलोड कर लो, वेबसाइट टेम्पलेट, और वो टेम्पलेट अपलोड करके ये जो स्टैटिक वेबसाइट है, स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करो। ओके, तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट रहेगा आज के लिए। ओके, और दूसरा जो है, दूसरा असाइनमेंट एक है, दैट इज S3 जो बकेट है, S3 बकेट में हमने एक वेबसाइट क्रिएट किया था, राइट, स्टैटिक वेबसाइट। तो ये एक वेबसाइट यहाँ पे भी होस्ट करना है। तो मंडे को जो है, मंडे को मीन्स अपना जो फ्रंट एंड डेवलपर्स है, फ्रंट एंड डेवलपर लोगों ने कुछ असाइनमेंट बनाएंगे, तो मंडे को उनके असाइनमेंट जो है आपको डिप्लॉय करने होंगे। ओके, वो असाइनमेंट आपको मिल जाएगा। तो आज जो है, आज ये नॉर्मल स्टैटिक वेबसाइट जो है, स्टैटिक वेबसाइट आप आपके एंड से होस्ट करो दोनों जगह पे। एक S3 बकेट में होस्ट करना है आपको, और दूसरा जो है EC2 इंस्टेंस में nginx सर्वर इंस्टॉल करके, कॉन्फ़िगर करके, वहां पे एक स्टैटिक वेबसाइट जो है होस्ट करनी है। यस, तो अभी के लिए आज हम यहीं पे रुकते हैं। कोई क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो।